नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। आज का जो सीरीज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन क्लास है और यहां पर हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं जिनसे परीक्षा का सीधा संबंध है। तो आपसे इस सेशन शुरुआत करने से पहले हम लोग 2 शब्द मोटिवेशनल कोड से इस सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए 4 लाइन बहुत सुंदर सी दी गई है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। मतलब अगर आपके सफलता के रास्ते में असफलता भी आ जाती है तो उससे घबराना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर ऐसा आप प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें और अपने सजेशन या अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया है और 2022 से पहली बार और 3 नवंबर को प्रारंभ किया गया है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहां से 2 बिंदु याद रखना है कि ये किस संस्थान की पहल है? तो यूनेस्को की पहल है। किसकी पहल है? यूनेस्को की पहल है। यूनेस्को के द्वारा MAB मैंड एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसकी शुरुआत 1971 के अंतर्गत किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व या सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संस्थानों या स्थलों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यही हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें मित्रों कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो आपको याद रखना है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? तो नीलगिरी को। किसको दोस्तों? नीलगिरी को घोषित किया गया था। इतने बिंदुओं को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 साल बाद पहला सिल्वर पदक प्राप्त किया है। तो ये भारत के हैं प्रसन्ना शेषाद्री और इन्होंने भारत के लिए 11 साल बाद पहला सिल्वर पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक? सिल्वर पदक प्राप्त किया है। तो आपको याद रखना है गोल्ड पदक किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो आप ध्यान रखें जापान के खिलाड़ी के द्वारा गोल्ड पदक जीता गया है। और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो जो है मित्रों यहां की राजधानी है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें, हाल ही में भारत का पहला पक्षी गणना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन बना है? मतलब पक्षियों की गणना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये नागालैंड है। अब यहां से नागालैंड से आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड में प्रसिद्ध कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो एक हार्नबिल पक्षी है। कौन पक्षी है? हार्नबिल पक्षी है। साथ ही साथ दूसरे की बात करें तो आमूर फाल्कन नामक पक्षी पाया जाता है। मूलतः यह चीन का है लेकिन यह जो समर का सीजन होता है इस दौरान यह नागालैंड में प्रवास के लिए आते हैं, ब्रीडिंग के लिए आते हैं, इसी कारण यह चर्चा में रहे हैं। और नागालैंड में ही एक हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हार्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड से है। अगर नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा जो है मित्रों यहां की राजधानी है और नेफ्यू रियो जो है, रियो ये यहां के मुख्यमंत्री हैं। आपसे पूछा जाता है कि नागालैंड का गठन कब किया गया था? तो 1963 ईस्वी में। कब मित्रों? 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन किया गया था। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो सारामती। कौन है? सारामती जो है, माउंट सारामती जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देखें, हाल ही में कहां पर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया। अब दोस्तों यहां प्रश्न यह बनता है यह किस मंत्रालय की पहल है? तो आप ध्यान रखें ये रसायन मंत्रालय की पहल है। अब आप ध्यान रखना है कि भारत के केंद्रीय रसायन मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है मनसुख मंडाविया। कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया जी जो हैं, मंडाविया जी ये स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं, आपको याद रखना है। और इन्हीं की पहल है कौन? इंडिया केम 2022 सम्मेलन जो कि नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया है। अगले प्रश्न को देख लें, हाल ही में चर्चा में रहा देश का सबसे बड़ा टरबाइन
लाइन कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। अब गुजरात राज्य से ही आपको याद रखना है भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? तो आपको याद रखना है मोटेरा गांव जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यह भारत का पहला गांव है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अगर हम बात करें कि भारत का मंदिर कौन सा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है, तो आपको याद रखना है ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। इसे सूर्य मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर या इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला मंदिर के रूप में है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है, आपको याद रखना है। यहीं से दो प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर पूछा जाए दिल्ली की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, तो तोमर वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। हाल ही में मित्रों एक झील अनंग झील का संबंध किस राज्य से है? तो अनंग झील का संबंध भी दिल्ली के महरौली में स्थित है और ये तोमर वंश के शासक थे। इन्हीं के नाम पे अनंग झील का नाम रखा गया है और इसको राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें दिल्ली दरबार की, कौन सा मित्रों? दिल्ली दरबार कई बार पूछा गया कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और 1912 में दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया गया था। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल जी जो हैं यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने कहां से अपना मतदान किया है? तो इन्होंने 106 साल की अवस्था में हिमाचल प्रदेश से अपना मतदान किया और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के पहले मतदाता, मतलब आजाद भारत के पहले मतदाता के रूप में चिन्हित थे, इसी कारण ये चर्चा में भी रहे हैं। और ये कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है? 106 वर्षों की अवस्था में। और ध्यान रखना है इन्होंने टोटल 34 जो चुनाव है वह विधानसभा और लोकसभा चुनावों की संख्या है, इन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया था। अगर हम बात करें यहां मतदान से, तो आपको याद रखना है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है मित्रों 25 जनवरी 1950। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन आयोग के सुकुमार सेन, कौन दोस्तों? सुकुमार सेन जी को नियुक्त किया गया था। यही याद रखना है, अगर महिला पूछा जाए तो रमा देवी पहली निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष के रूप में थी, महिला के रूप में। और वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों तो राजीव कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हैं। अगला है आपका, हाल ही में फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सुब्रकांत पांडा जी को नियुक्त किया गया है। अब फिक्की से आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और घनश्याम दास बिरला के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें व्यापार स्थलों के रूप में भारत का सबसे पुराना व्यापार संस्थान के रूप में किसे जाना जाता है? तो फिक्की को भारत का सबसे पुराना व्यापार स्थल के रूप में जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार पदक जीता है? तो यहां भारत के द्वारा जीता गया है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर आप याद कर पा रहे हो मित्रों, तो हाल ही में हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित एक
एक प्रश्न पढ़ा था कि कॉमनवेल्थ गेम के 22वें संस्करण में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन था, तो वहां आपको बताया गया था अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह थे। और इनका खेल कौन सा था? स्क्वैश खेल से संबंधित थे, आपको याद रखना है। और पहली बार पदक किसने जीता है? तो भारत के खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, तो आपको ध्यान रखना है बेंजामिन नेतन्याहू। इनकी जो पार्टी है इसका नाम क्या है? लिकुड। ये जो इनकी पार्टी है इसका नाम है लिकुड पार्टी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां के संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। और कितनी सीटें इजराइल में हैं? तो 120 सीटें हैं। और इसमें 64 सीटों पर जीत प्राप्त की है किसने? बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी के सदस्यों के द्वारा। वर्तमान में कौन है? तो यार लैपिड जो है मित्रों, ये वर्तमान में इजराइल के क्या हैं? प्रधानमंत्री के रूप में हैं। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू जी जो हैं ये 2023 में शपथ ग्रहण करेंगे। और ये तीसरी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अगर हम इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम राजधानी है। और 17वां मिस यूनिवर्स का जो प्रोग्राम हुआ था, फाइनल जो हुआ था, इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इजराइल में किया गया था। अगर हम बात करें विजेता कौन रही थी, तो भारत की तीसरी हरनाज संधू जो है ये विजेता के रूप में मिस यूनिवर्स के रूप में रही थी। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप जरूर याद रखेंगे। आइए मित्रों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो यहां देखिए 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस जागरूकता का दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सब 2004 में सुनामी आई थी। और आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर में। साथ ही साथ यहां से आपको याद रखना है इंडोनेशिया और भारत काफी प्रभावित हुए थे। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसका केंद्र बिंदु किसे माना गया था? तो गुजरात राज्य के भुज को। किसको मित्रों? गुजरात राज्य के भुज को इस सुनामी का केंद्र बिंदु माना गया था। और सुनामी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में अगर देखें तो भूकंप जो है अनिवार्य रूप से होता है। और इसी के आधार पर ही वो सुनामी में परिवर्तित होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात राज्य में ही स्मृति वन संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृति वन संग्रहालय का संबंध किससे है? तो जो सुनामी आई थी 2004 में, उसमें जो जनहानि हुई थी उन्हीं की स्मृति में बनवाया गया है। कौन? यह आपका स्मृति वन संग्रहालय, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप आने वाली परीक्षा में इस प्रश्न को जरूर देखेंगे दोस्तों। तो यहां से जितने भी बिंदु बनते हैं उनको हम एक क्विक रिवीजन के रूप में पुनः रिकॉल कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है मित्रों कि हाल ही में चर्चा में रहा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? तो देखिए यहां दिया गया डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कौन? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। अब यहां पर हम अगर बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि क्रम क्या है? तो प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि यह 17वां होगा। कौन होगा? 17वां होगा। अब इसका आयोजन कहां किया जाएगा दोस्तों? तो इसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा। कहां से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। और मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? डॉक्टर मोहम्मद इकराम अली को। अगर हम बात कर रहे हैं मित्रों कि प्रवासी भारतीय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो आपको याद रखना है इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष जो है ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ यहां पर जो प्रवासी भारतीय हैं या भारत के नागरिक जो अन्य देशों में हैं और भारत के लिए एक आदर्श हैं, उन लोगों को भी इसमें बुलाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग
लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यहां जो आयोजन किया गया ये मेघालय में किया गया। अब मेघालय की राजधानी क्या है मित्रों? शिलांग जो है दोस्तों यहां की राजधानी है। आपको याद रखना है गारो खासी, गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के द्वारा पहली कौन सी जनजाति थी जो अंग्रेजों के समक्ष सामना हुआ था? अंग्रेजों का सामना किस जनजाति से हुआ था? तो गारो खासी जयंतिया नामक जनजाति से इस विद्रोह में सामना हुआ था अंग्रेजों का। अगर हम बात करें कि भारत में राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं दोस्तों? तो टोटल 8 राजनीतिक पार्टियां हैं और 8वीं पार्टी या नवीनतम पार्टी कौन है? तो पीपल्स पार्टी है और इसी के ही जो सदस्य हैं या जो इसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं इन्हीं के द्वारा मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी जो हैं यहाँ के इसी पार्टी से संबंधित हैं और मुख्यमंत्री के रूप में हैं। अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में। आपको यह भी याद रखना है। अगर भारत में बात करें कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है तो मानसेन राम जो कि चेरापूंजी जिले से संबंधित है वो मेघालय राज्य में संबंधित है। अगर हम बात करें लीविंग रूट की, कौन सी मित्रों? लीविंग रूट की जिसे यूनेस्को में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है तो यह कहां से संबंधित है? तो यह भी मेघालय से संबंधित है। और चेरी ब्लॉसम महोत्सव पूछा जाता है कहां मनाया जाता है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम महोत्सव। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, युद्धाभ्यास से आपको याद रखना है। अगर हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जापान में अब की बार 2022 में जापान में किया जाएगा। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण मालाबार के बारे में तो याद रखना है दोस्तों 1992 ईस्वी में मालाबार युद्धाभ्यास जो पहले शुरुआत में होता था वो भारत और यूएसए के मध्य में ही होता था। अगर हम बात करें कि अब इस दौरान मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन देश भाग लेते हैं तो आपको एक संगठन का नाम याद रखना है, क्वाड देशों की संकल्पना जो है 2007 में स्थापित किया गया था और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, किनके द्वारा? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी के द्वारा स्थापित किया गया था और शिंजो आबे जी का हाल ही में निधन हो गया है। इनको गोलियों से मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। अगर हम बात करें क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं तो आपको याद रखना है इंडिया शामिल है, साथ ही साथ यूएसए शामिल है और आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया शामिल है और आपका जापान जो है। ये 4 देशों के समूह को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है और मालाबार युद्धाभ्यास भी किनके बीच में होता है? तो क्वाड देशों के बीच में होता है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का किताब किसने जीता है? तो यह जीता है, पहली बार जीता है मुंबई ने। किसने जीता है दोस्तों? पहली बार मुंबई ने जीता है। इसी नाते यह काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार जीता है मुंबई ने जीता है। ऐसे ही आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी दोस्तों। रणजी ट्रॉफी पहली बार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक इसी तरह से याद रखना है थॉमस कप पहली बार किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगर बात की जाए डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है दोस्तों? तब बंगलुरु के द्वारा जीता गया है। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी की दोस्तों जो कि 75वां संस्करण था, इसको किसने जीता है? केरल के द्वारा जीता गया है। इन सारे बिंदुओं को आपको याद रखना है। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपकी सफलता में कहीं न कहीं मददगार जरूर साबित होंगे। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ष 2022 के लिए येजू थाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सेतु माधवन है, इनको येजू थाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले
पहले भारतीय हैं। कौन है? पहले भारतीय हैं। इसी कारण आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं की नजर में अगर पहली बार ये घटना होती है तो यकीन मानिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी क्रम में अगर हम पहली बार की बात कर लें तो आपको याद रखना है कि बोल्ट मैन मेडल पहली बार किस भारतीय ने प्राप्त किया है? तो दीपक धर। कौन है मित्रों? दीपक धर को प्रदान किया गया है। इनका संबंध आईआईटी कानपुर से है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार किस भारतीय महिला को प्राप्त किया गया है? तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। और इनकी कृति या इनकी रचना क्या है? तो टॉम्ब ऑफ द सैंड, जो कि ड्रेजी रोपवेल के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया और हिंदी में इसे रेत की समाधि के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यही भारत में प्रित्जकर पुरस्कार से 2018 में पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? तो बालकृष्ण दोषी। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के समान है। और पहले भारतीय विजेता कौन रहे हैं? तो बालकृष्ण दोषी जी रहे हैं। इन्हीं को 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया है। इसको भी याद रखना है कि रॉयल गोल्ड मेडल किसे सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और अगला महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते रहें। यहां हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया गया? तो यह स्विट्जरलैंड का है। आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। कितना है? 2 किलोमीटर है। और इसमें कितने डिब्बे हैं दोस्तों? तो इसमें 100 डिब्बे हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के रूप में जानी जाती है। अगर हम यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन का नाम क्या है? तो वह विवेक एक्सप्रेस है। कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस है। और ये सबसे लंबी दूरी तय करता है। और अगर हम भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी की बात कर लें तो हाल ही में यह प्रारंभ हुई है। उसका नाम है सुपर वासुकी। क्या नाम है? सुपर वासुकी नाम है। और ये कितने? 3.5 किलोमीटर लंबी है। कितना? 3.5 किलोमीटर। और 15 अगस्त 2022 को इसे छत्तीसगढ़ से, कहां से? छत्तीसगढ़ से इसे प्रारंभ किया गया। इसे भी आपको भूलना नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा रीसेट 2 उपग्रह का संबंध किस देश से है? तो यह भारत से संबंधित था। और 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। किस प्रक्षेपण यान से इसे किया गया था? तो आपको याद रखना है PSLV C12 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C12 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। और ये इंडोनेशिया की जो पहले राजधानी जाकार्ता हुआ करती थी, यहीं पे निष्क्रिय होता हुआ दिखाई दिया है। इसी कारण यह चर्चा में भी है। इसी तरह से आपको याद रखना है MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसे भी 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। किससे? PSLV C25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और हाल ही में इसे भी लंबे समय के बाद निष्क्रिय घोषित किया गया है इसरो के द्वारा। अगर हम बात करें EOS 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, जो कि PSLV C52 के द्वारा 2022 का पहला प्रक्षेपण किया गया था। और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में GSAT याद रखना है। GSAT एरियन 5 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कहां से? फ्रेंच गुयाना के कोरू के फ्रेंच गुयाना से इसे प्रक्षेपित किया गया था। और कोरू के फ्रेंच गुयाना को टाटा के द्वारा लीज पे लिया गया है। यह भी प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम जी के ये अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है। तो आपको जरूर याद रखना है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे? तो भारत
भारत के नरेंद्र बत्रा जी थे, इन्होंने निजी कारणों से इस पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी कारण इनके जो रेस्ट अभी कार्यकाल था 4 वर्ष का कार्यकाल में 2 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। अब अगले 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कौन करेंगे? मोहम्मद तैयब इकराम जी करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय हॉकी संघ के भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप टर्की हैं। आपको इनको भूलना नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष भी चुने गए हैं और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। अगर हम यही अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा बेस्ट हॉकी का प्लेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के मनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें बेस्ट गोलकीपर के रूप में तो आपको जरूर याद रखना है PR श्रीजेश। कौन है? PR श्रीजेश हैं और सविता पुनिया है। कौन है दोस्तों? सविता पुनिया और PR श्रीजेश। अब से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता था। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करने वाले को दिया जाता था, उस पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से परिवर्तित किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। अगला है G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये जर्मनी में किया गया है। आपको ध्यान रखना है G7 देशों के सदस्य के रूप में भारत सदस्य देशों में शामिल नहीं है। अगर हम कुछ सम्मेलन की बात कर लें तो आपने देखा कि G7 की जो बैठक हुई थी वहां पर वो जर्मनी में हुआ था और यहां पर ये बात हो रही विदेश मंत्रियों की बैठक, तो यह भी जर्मनी में आयोजित की गई। तो इसी तरह से आपको याद रखना है ब्रिक्स देशों की 14वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो 14वीं बैठक चीन में आयोजित की गई थी और इससे पहला 13वां बैठक जो है ये भारत में आयोजित किया गया था और 15वां बैठक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा जो कि 2023 में होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहां किया गया था? तो इसका आयोजन कोलंबो में किया गया था और ये कहां से संबंधित है? ये श्रीलंका से संबंधित है। यहां पर इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों SCO की 2022 की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो समरकंद। कहां दोस्तों? समरकंद में बुलाया गया था जो कि किस देश से संबंधित है? उज्बेकिस्तान से संबंधित है। और इससे महत्वपूर्ण जानकारी और आपको याद रखना है कि 2023 की कहां बुलाई जाएगी? तो यह भारत में बुलाई जाएगी। आप इसको जरूर याद रखें, नोट डाउन रखें। अगर हम बात करें G20 देशों की 2023 की बैठक, पहले 2022 देखें तो 2022 की इंडोनेशिया में बुलाई गई थी और अगर हम बात करें 2023 की कहां बुलाई जाएगी? तो भारत के जम्मू कश्मीर में बुलाया जाएगा। और शेरपा कौन होंगे? तो आपको याद रखना है अमिताभ कांत जी जो हैं इसके शेरपा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। अब ध्यान रखना है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी जो है दोस्तों, ये कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। अगर बात करें कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कैंसर के लिए कैंसर इस प्रकार की है तो आपको याद रखना है कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि करना ही क्या है? कैंसर है। अगर हम बात करें यहां पर 2 समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ये रक्त कैंसर, कौन सा कैंसर? रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। जबकि आयोडीन 131 का उपयोग जो है ये थायराइड
थायराइड कैंसर के इलाज में किया जाता है। यह भी पक्ष आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिया जाने वाला 10% अतिरिक्त आरक्षण के पक्ष में 5 जजों की बेंच बैठाई गई, जिसमें 3 जजों की बेंच ने सहमति व्यक्त की और 2 जजों की बेंच ने इसे असहमति व्यक्त की, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और रविंद्र भट्ट जी शामिल थे। इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि 103वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो 2019 में 103वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जनरल में आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के लिए जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यहां देखिए पहला हमारा दिया गया, ये जो है उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। उज्जैन कहां से संबंधित है? ये संबंधित है आपका मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें कि यह कहां, तो वेधशाला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई और 2023 में इसे संपन्न किया जाएगा और यह पूर्ण रूप से सूर्य पर आधारित होगा। अगर हम बात करें कि जीवाजी वेधशाला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा, जो भारत के विभिन्न शहरों में 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी, उनमें से जीवाजी वेधशाला भी शामिल है। यही रिकॉल कर लीजिए कौन कौन सा है। तो पहला एक तो उज्जैन का हो गया, दूसरा आपका दिल्ली का हो गया, तीसरा आपका मथुरा का हो गया और चौथा आपका वाराणसी का हो गया। आपको याद रखना है। साथ ही साथ राजस्थान का जो वेधशाला है, ये 5 है। ये सवाई राजा जय सिंह के द्वारा भारत में 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी, उनमें उज्जैन का भी शामिल है और यहीं पर भारत की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किए जाने का आधारशिला रखा गया है, जो कि 2023 तक पूर्ण किए जाने की घोषणा की गई है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये लंदन में किया जाएगा। उसी दौरान हम लोगों ने मित्रों बात किया था कि कोविड के कारण अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, तो वो ट्रेवल या पर्यटन क्षेत्र जो है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो ट्रेवल क्षेत्र पर पहुंचा है। अगर हम बात करें यहां पर्यटन की मित्रों, तो आपसे 2 प्रश्न याद रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अगर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें मित्रों, तो आपको जरूर याद रखना है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो 18 अप्रैल, कब दोस्तों? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़े, अगला देख लें। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किशोर कुमार वासा हैं, इनको नियुक्त किया गया है। केवल आप इतना याद रखेंगे कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किशोर कुमार वासा है। इसका उद्देश्य क्या है संस्थान का? तो जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल जो हैं उनको संरक्षण प्रदान करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किशोर कुमार वासा को नियुक्त किया गया। अगला आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा सेवेलियर पुरस्कार, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम को दिया गया है और ये गायक के साथ साथ संगीतकार, कौन है? संगीतकार भी हैं, महिला हैं, आपको याद रखना है। ये किसे दिया गया है? अरुणा साईराम को दिया गया है। और ये किस देश का सम्मान है? तो ये फ्रांस का सम्मान है। कहां का? फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी क्या है मित्रों? पेरिस है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है।